हेलो। हेलो सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बस करते हैं स्टार्ट। तो बेटा ये मोल कंसेप्ट का आपका लेक्चर 4 है, ठीक है। तो बेटा अपन ने इससे पहले जो पढ़ा था उसमें कल जो पढ़ा था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम पढ़े थे और उस पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं उसकी बात करी थी। यस सर। अब अपन बात करते हैं इसमें बिल्कुल नया टॉपिक और ये काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या है टॉपिक? ये है न्यूमेरिकल्स ऑन केमिकल रिएक्शन। अपन बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया पर आधारित प्रश्न। हाँ, अब ध्यान देना, पूरी केमिस्ट्री का जो बेसिक कंसेप्ट चलता है, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है, उस पर ध्यान देना। अगर मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है N2 + 3H2 और इससे बन रहा है आपके पास 2NH3। अपन ने कहा ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ठीक। तो अब आप ध्यान देना, देखो सबसे पहले जो अपन जिन कंसेप्ट की बात करेंगे कि कंसेप्ट कौन सा लगाना चाहिए और कैसे लगेगा वो बात करते हैं। तो अपन बात करें मोल कंसेप्ट की, जो ये चैप्टर डील करता है। तो मोल कंसेप्ट के लिए रिएक्शन की बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, तो अपन बोलेंगे यस रिक्वायर्ड है। मोल कंसेप्ट लगाने के लिए आपकी रिएक्शन बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तब आप क्या है, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, रस समीकरण मितीय गुणांक है। भाई इसका रस समीकरण मितीय गुणांक 1 है, तो इसका 1 मोल अभिक्रिया में भाग लेगा। इसके कितने मोल भाग लेंगे? 3 मोल भाग लेंगे। तो इसके कितने बनेंगे? 2 मोल बनेंगे। तो रिएक्शन बैलेंस करके आप मोल कंसेप्ट लगा सकते हैं। मतलब मोल में ये कहते हैं कि रस समीकरण मितीय गुणांक की स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की अपने को जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर गैसेस है और P और T कांस्टेंट है, ठीक है, तो अपन बोलते हैं वॉल्यूम कंसेप्ट, ये भी लगा सकते हैं अपन। इसमें भी जो बैलेंसिंग है इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। तो बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी तो आप बोलोगे कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग, इसका 1 लीटर, इसके 3 लीटर से, इसके 3 लीटर से, इसके 3 लीटर से रिएक्शन करके इसका 2 लीटर बनाएगा। अगर 1 ml बोलोगे तो इसका 3 ml लोगे, इसका 2 ml लोगे, इसका 1 वॉल्यूम, इसके 3 वॉल्यूम से रिएक्ट करके इसका 2 वॉल्यूम बनाएगा। मतलब यहाँ भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जरूरत है, ठीक है। मैं अभी आता हूँ मुद्दे की बात पे आता हूँ। अगर ग्राम कंसेप्ट लगा रहे हो, आप बात को ग्राम में लिखना चाहते हो, तो देखो 1 मोल का मतलब यहाँ पर कितने हो गए इसके? वही 28 ग्राम। मतलब यहाँ भी आपको कोएफिशिएंट की जरूरत है। ये हाइड्रोजन सिर्फ 2 था, लेकिन 3 कोएफिशिएंट की वजह से 6 ग्राम आ गया और ये कितना बनेगा आपके पास? 34 ग्राम।
तो अपन कहेंगे ये बात भी आप बिना बैलेंसिंग के नहीं लिख सकते, ठीक है। अब क्या है कि जहां पर इसको बोलते हैं अपन तुल्यांक कंसेप्ट, तुल्यांक कंसेप्ट, ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट, ठीक है बेटा। यहाँ पर बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो क्या है, मेन बात मैं आपको बताता हूँ, जहां कहीं भी अपन फंस जाएंगे, ठीक है, जहां क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, सॉल्व नहीं, वैसे सारे क्वेश्चन भी हो जाते हैं इससे, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि जो इजी क्वेश्चंस हैं जिनमें अपने को बैलेंसिंग पता है, उसमें तो मूल से ही करना चाहिए अपने को, ठीक है। तुल्यांक कंसेप्ट का ये मतलब होता है कि अगर नाइट्रोजन के 4 ग्राम तुल्यांक लिए तो इसके भी कितने काम में लेंगे रिएक्शन में, 4 ग्राम तुल्यांक, और इसके भी कितने होंगे, 4 ग्राम तुल्यांक बनेंगे। इसका मतलब ग्राम तुल्यांक सभी के जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और जो बनेंगे उनके इक्वल होंगे। अगर आप ऐसा करते हैं कि भाई ऐसा बोलते हैं कि इसके 10 ग्राम इक्वलेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो हाइड्रोजन के भी 10 ग्राम इक्वलेंट पार्टिसिपेट करेंगे और इसके कितने बनेंगे, 10 ग्राम इक्वलेंट। तो कहने का मतलब इसमें बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है अपने को, इसमें बैलेंसिंग की आपको कोई जरूरत नहीं है। बेटा सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? अब मुद्दे की बात पे आते हैं। अपन अभी पढ़ रहे हैं मूल अभिधारणा, मूल कंसेप्ट। इसका मतलब मूल कंसेप्ट का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट तो भैया आपकी ये हो गई कि आपको रिएक्शन बैलेंस करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहा है उसी बिहाफ पर अपन सारी बात कह पाएंगे, ठीक है। तो मूल कंसेप्ट, क्योंकि अपन मूल कंसेप्ट यूज में ले रहे हैं, तो अपन सबसे पहली बात लिखेंगे इसमें स्टेप्स में, स्टेप्स में पहली बात लिखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करो। दूसरा, मान लो 2A + 3B इससे 5C, ठीक है। अब देखो जिन दो की बात कर रहा है ना, अगर क्वेश्चन ए और बी से रिलेटेड है, मान लो ए और बी से रिलेटेड, तो आप क्या करो, मोल ए इज इक्वल टू मोल बी कर दो। आप कहोगे सर ये क्या तरीका बता रहे हो? कुछ नहीं, बहुत आसान सी बात है। और जो कॉफिशिएंट है ना, जो कॉफिशिएंट है उसको अपॉन में कर दो 2 और इसका कॉफिशिएंट 3, जिन दो के, ठीक है। अब वो पूछे कि 4 मोल ए से बी के कितने मोल बनेंगे, कितने मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप ए के कितने मोल ले लोगे बेटा, 4, और बी के कैलकुलेट कर लोगे, बस ये एक फॉर्मूला हो गया। अगर मान लो बी और सी की बात कर रहा है, तो आप क्या करोगे, मोल बी इज इक्वल टू मोल सी, और बी का कॉफिशिएंट कितना था, बी का 3 था ना बेटा, इसको अपॉन में 3 कर दिया। सी का कॉफिशिएंट 5 था, तो इसको अपॉन में 5 कर दिया। आपको आ रही है मेरी बात समझ में? बोलो। सर को रिपीट सर। कीजिए। बेटा जो भाई, जैसे एक और एग्जांपल दो, जैसे 2A + 5B 6C + 8D दे रखा है, ठीक है, 8D दे रखा है। सुनना आप मेरी बात ध्यान से। आप क्या करो भाई, उसने पूछा, देखो क्वेश्चन ये पूछा, ए के 5 मोल से, 5 मोल से सी के कितने मोल बनेंगे, ऐसा होता है ना क्वेश्चन बेटा। अब देखो जनरल मेथड तो क्या कहता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। स्टोइशियोमेट्री क्या कह रही है कि जब ए के कितने हैं 2 मोल, तो सी के कितने बन रहे हैं 6 मोल, एक से कितने बनेंगे 6/2। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? तो 5 से कितने बनेंगे 6/2 × 5, तो ये कितना हो गया 15 मोल बनेंगे। अरे ऐसा करते हैं ना अपन, सिंपल मैथ्स लगाते हैं तो ऐसा करते हैं, बोलो। यस सर। अब इसी बात को मैंने क्या किया, मैंने ये M1 जन, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, कोई अतिरिक्त बात नहीं। मैंने कहा आप एक काम करना, किन दो का क्वेश्चन में, किन दो की बात कर रहा है, ए की और सी की बात कर रहा है, ए और सी। आप तो क्या करो, मोल ए इज इक्वल टू, जिन दो की बात कर रहा है मोल सी, पहले बताओ, पहले मोल ए और मोल सी को बराबर कर लिया,
अब मैंने क्या बोला, Yes, एक sir. कितना है, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दो। सी का कितना है, 6 है, 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अब देख लो आप, ए के कितने मोल थे क्वेश्चन में, 5 थे, 5/2। सी के मोल निकालने, x/6, तो ये 3 गया, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इससे क्या होगा, क्वेश्चन अभी ग्राम में करेंगे, किसी और में करेंगे, तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा और कोई खास बात नहीं है बेटा। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अभी करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको आ जाएगी बात समझ। तीसरा, आपको मोल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोल का ये फॉर्मूला आपको पता ही है, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, एक ये फॉर्मूला पता है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए मोल का, m इंटू वी एम एल अपॉन 1000, ये भी मोल होता है। और वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, ये भी फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला मोल का तभी यूज में लेना है जब गैस हो और साथ में बात एसटीपी या एनटीपी पे करें। ठीक, कोई ऐसी जरूरत, अभी अपन सीधे अब क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। आपको दिया 2a प्लस 3b, इससे 7c दे रखा है। पहला ये बोला ए के 3 मोल से सी के कितने मोल बनेंगे। ठीक है, इंग्लिश में हाउ मैनी मोल्स ऑफ सी आर फॉर्म by 3 moles of A। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा बहुत आसान सा सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत आसान सा सॉल्यूशन। किन दो की बात कर रहा है बेटा, ए और सी की। मोल ए इज इक्वल टू क्या कर दूं, मोल सी। अब बताओ क्या करूं, मैंने आपको क्या बताया था, क्या करूं। A/2 is equal हाँ to C/7. बिल्कुल, ये करना है। ये बात आ रही है सभी को समझ में। ए के Yes, sir. कितने मोल काम में Yes. ले रहे हैं, तो ये तो 3/2 आ गया, 3/2 ये x/7 आ गया, x by x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 21/2। बस ये रिजल्ट आ गया, कुछ भी नहीं करना था। समझ गए मेरी बात। yes sir. Yes, sir. Yes sir. ठीक है, अच्छा अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है जैसे कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस at STP which is formed by combustion of 10 gram C4H8, 10 gram C3H8 कर देते at STP। ठीक है, आपको क्या निकालना है, CO2 गैस, CO2 का आयतन लीटर में at STP, जो कि 10 ग्राम C3H8 के दहन से उत्पन्न होती है। ठीक है, बट अब आप जान दें ये बिल्कुल बकायदा पूछा जाता है, लेकिन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखो आप, ठीक है, बहुत आसान सा। सॉल्यूशन क्या लिखोगे आप, पहले तो मैंने आपको बताया था रिएक्शन C3H8, C3 दहन की अभिक्रिया लिखोगे। दहन की अभिक्रिया में हमेशा रिएक्शन किससे कराते हैं बेटा, बोलो। O2 से। ऑक्सीजन से। O2 से क्या बनाओगे इससे, H2O CO2 प्लस H2। अब बैलेंसिंग का ऑर्डर क्या था आपके पास, CHO ऑर्डर था ना,
सबसे पहले यस किसको सर, पहले कार्बन कार्बन को कार्बन को 3 आ गए, कार्बन को फिर हाइड्रोजन कितने आ गए, 4 आ गए, 4 ये कितने हो गए, 6 और 4 10 हो गए। यस ठीक, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यस बोलो, ठीक है। यस सर। अब सारी बात ये क्या कर रहा है, 10 ग्राम, एक तो इसकी बात कर रहा है और एक CO2, जिन दो की बात कर रहा है उनको उठा लो बेटा। ठीक है, मैंने क्या तरीका बताया, उनके क्या ले लो आप, मोल C3H8, C3H8 के मोल ले लो। ठीक है, ये मोल, और मोल किसके ले लो, CO2 के। अब बोलो इस C3H8 को किससे डिवाइड करो, 1 से सर 1 हो जाएगा। इसको, 3. 3 से ठीक है। अब थोड़ा और आसान कर देते हैं, 3 इंटू मोल ऑफ, ये आपकी इस पे पूरा आ जाए। ठीक है, 3 इंटू मोल ऑफ C3H8 और ये आ गया मोल CO2। पहले बताओ, इसके बाद ये स्टेप आ गई आपको समझ में, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया ना। यस सर। अच्छा, अब आप ये बताओ, ग्राम को मोल में बदलूंगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, मुझे यहाँ वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम का गैस का STP पे फॉर्मूला था वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। बोलो बेटा। यस सर। यस सर यस अब मेरे को करना क्या है, फॉर्मूले में वैल्यू ही तो रखनी है। 10 ग्राम आ गया मॉलिक्यूलर वेट। बोलो C3H8 का मॉलिक्यूलर वेट सम करके बताओ कितना हो जाएगा, 36 प्लस 8 44 कितना हो जाएगा, 44। और ये वॉल्यूम इन लीटर अपॉन कितना आ गया, 22.4। इससे ये रिजल्ट आ जाएगा आपको। आ रही है मेरी बात समझ में यस सर। बेटा, जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना। अब कन्वेंशनल मेथड क्या होता है, ये होता है कि 10 ग्राम से पहले 10 ग्राम को मोल में बदलते हैं कि भाई इतने मोल से कि 1 मोल से 3 मिल रहे थे तो इतने मोल से इतने मिलेंगे, फिर मोल से वॉल्यूम निकालेंगे। उसकी जगह अपन तो सीधे फॉर्मूला यूज में लेंगे, और वो तो मैं आपको समझाने के लिए स्टेप्स ज्यादा लिखता हूँ, पर जब एग्जाम में आपको समझ में आ जाएगी तो 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। Yes sir. यस सर। ये शॉर्ट और ट्रिक देखते होगी. हैं क्वेश्चन, अभी और भी देखते हैं। in a LPG cylinder, 14 kg mixture of normal butane and isobutane are present. Calculate gram of O2 required for complete combustion of this mixture. ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ बेटा एक बार। जो घरों में होता है ना LPG सिलेंडर, LPG यस सर। लिक्विड पेट्रोलियम गैस 14 kg नॉर्मल ब्यूटेन व आइसोब्यूटेन का मिश्रण है, का मिश्रण है। इसके पूर्ण दहन में, इसके पूर्ण दहन में आवश्यक
O2 के ग्राम बराबर कितने? ठीक है, आप देखो, मैं चाहूंगा कि आपके एक ही उसमें आ जाए पूरा स्क्रीन पे। क्वेश्चन दिख रहा है बेटा स्क्रीन पे आपको पूरा? ठीक है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों। देखो क्या है, एलपीजी जो घरों में सिलेंडर है उसमें कह रहा है वो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिक्सचर है। ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिवीजन में भी लेना बेटा। सॉरी, अब ये कहता है कि भाई इसमें इतने केजी ये था, इसका कंप्लीट कंबशन करना है, तो आपको तो ये बताना है कि इसके लिए O2 के कितने ग्राम, या हो सकता है केजी भी पूछ लेता कि रिक्वायरमेंट होगी, पर अभी इसने ग्राम में पूछा हुआ तो ग्राम में कैलकुलेट करेंगे। अब देखो इसके सॉल्यूशन में जनरली स्टूडेंट क्या करता है कि दो अलग अलग रिएक्शन लिखता है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की, पर सही मायनों में एसएच कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जरूरत क्या है वो लिखने की भी नहीं है, नहीं तो उलझोगे। भाई आप मेरे को ये बताओ, नॉर्मल ब्यूटेन क्या होता है? ये होता है। आइसोब्यूटेन क्या होता है? ये होता है। सेकेंडरी कार्बन से आएगा। ये होता है बेटा। आपको पहले बताओ ये बात आ रही है समझ? लेकिन Yes. एक चीज तो क्लियर है, चाहे नॉर्मल ब्यूटेन हो चाहे आइसोब्यूटेन हो, दोनों का फॉर्मूला तो C4H10 ही आएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो भाई जो इसकी कंबशन रिएक्शन होगी वो तो कॉमन ही होगी ना, C4H10। रिएक्शन किससे कराओगे बेटा? O2 से। क्या प्रोडक्ट बनाओगे? CO2 plus H2. CO2 plus O2 H2. प्लस H2O। बैलेंसिंग ऑर्डर क्या बताया था मैंने? CHO. CHO. ये तो कार्बन तो कितने हो गए आपके पास? 4। H2O से पहले 5 आ 4. गए, ये कितने हो गए? 13/2 आ गया। Yes, sir. ठीक है? अच्छा, अब ध्यान देना बेटा, जिन दो की ये बात कर रहा है, जिन दो की ये बात कर रहा है, ठीक है, ये बात कर रहा है O2 की और C4H10 की, तो मैंने मोल C4H10 इज इक्वल टू मोल O2 कर दिया। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इस वाले में किससे डिवाइड करूंगा? बोलो। 1. 1 से। और इस वाले में 13/2 से। Yes. बोलो। इसको मैंने थोड़ा आसान लिख दिया, 13/2 मोल C4H10, और इधर आ गया मोल ऑफ O2। बेटा दोनों तरफ ग्राम किलोग्राम की बात है, तो मैंने फॉर्मूला क्या लगाया? मोल की जगह ग्राम अपॉन, मोल की जगह क्या लगाया मैंने? ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इधर भी क्या लगाया? ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो बेटा 13/2। अब बेटा इसने 14 केजी दे रखा है, तो ग्राम में बदलूंगा तो 14 इंटू 10⁻3। ये 10⁻3 क्यों किया, समझ गए बात? Yes, sir. C4H10 का सम करके बताओ मॉलिक्यूलर वेट। 58. 58। और ये ग्राम मात्रा अपने को निकालनी है। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया आपके पास? O2 का बोलो मॉलिक्यूलर वेट। 32. 32. 32 आ जाएगा। अब बेटा इसको सॉल्व भी करना है। मैंने कहा मैं ज्यादा स्टेप्स लिख रहा हूँ, पर आपको बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, जिन दो की बात करेगा उन दो के आप क्या इक्वल कर लो? मोल इक्वल कर लो। ठीक है। Yes, sir. अब ध्यान देना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके पास हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3। 4 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है Al2SO4 होल थ्राइस प्लस Na3PO4 AlPO4 प्लस Na2SO4। ठीक है, इसने बैलेंस करके आपको रिएक्शन दे रखी। ठीक है, इसका 3 आया, इसका 6, यहाँ 2 लगा रखा है इसने। 6 3 2 1, ये 2 आ गया,
और यहाँ आ गया आपके पास 3। देखो ये बैलेंस रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। इसने दे रखा है इसके 0.1 m 200 ml और इसके 0.4 मोल। नहीं ये जरूरत नहीं, इसको ठीक है। बाई 0.1 m 200 ml Al2SO4 whole size. The moles of Na3PO4 are formed. ठीक है। C Na3PO4 के कितने मोल बनेंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन। बट आप सभी ध्यान देना, बिल्कुल बहुत आसान सा, सेम बिल्कुल वही बात चल रही है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, जिन दो की बात चल रही है। किन दो की बात चल रही है बेटा, ये आपको समझ में आ रहा है? एल्यूमिनियम सल्फेट, तो मोल Al2SO4 होल थ्राइस इसकी, और मोल किसके आ गए? Na3PO4। पहले मेरे को ये बताओ, ये बात आ गई आपको समझ में? जिन दो की बात चल रही है उनके मोल इक्वल कर लो। यस सर। मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट से पहले कितने का डिवाइड करेंगे? सर इस वाले में 1 का, इस वाले में कितने का डिवाइड करोगे? 2 ठीक है। ये Na2SO4, सॉरी Na2SO4 तो 3 का करेंगे ना। क्या करेंगे? Na2SO4, ठीक है, 3 का करेंगे। अरे आ रही है बात समझ में? हाँ ये- सर। Yes, sir. एक मिनट। ठीक है, अब सही किया क्वेश्चन। ठीक है, Na2SO4 कितने मोल बनेंगे, बनने की बात करें ना, प्रोडक्ट साइड की। ठीक है, आ रही है बात समझ में? जिन दो की बात कर रहे हैं उन दोनों के मोल इक्वल कर लेंगे, ये बात समझ गए ना आप? हाँ सर। Yes, sir. अब बेटा इसमें मोल का कौन सा, पहले तो मैंने इधर, या सीधे फॉर्मूला ही लगा देता हूँ उसमें। आप ये बताओ इधर मोल का कौन सा फॉर्मूला, मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखा था, m इंटू वी ml अपॉन 1000। याद आया आपको मोल का? Yes, sir. मोल का फॉर्मूला है। और इधर मोल इसके पूछे हैं, ये x ले लिया और ये 3 आ गए। अब बेटा कुछ भी नहीं, वैल्यू रखनी है 0.1 इंटू 200 अपॉन 1000 इक्वल टू x/3। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब बेटा इसमें क्या होता है, स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं। ठीक है, वो टाइप है अपने पास, इसी का मैं टाइप नेक्स्ट। इसमें दो बातें लिखूंगा, देखो, परसेंटेज प्योरिटी, ठीक है, प्रतिशत शुद्धता का क्वेश्चन हो तो उसे उस मतलब उस परसेंटेज को शुरू में ही क्वेश्चन में यूज में ले लें। और अगर परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन हो, परसेंटेज यील्ड, इसको बोलते हैं प्रतिशत लब्धि, मतलब कितना बना का क्वेश्चन हो तो उसे लास्ट में यूज में ले। ठीक है, अभी आ जाएगी मेरी बात समझ में, जो बोल रहा हूँ वो एग्जांपल से ही समझ में आएगी बात। आपने ऐसा पढ़ा होगा ना मोल अभिधारणा में कि सर परसेंटेज प्योरिटी दे रखी थी, फिर हम उलझ गए, ऐसा कुछ
तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। वो दे रहा है कि एक रिएक्शन दे रहा है CaCO3 CaO प्लस CO2, ठीक, बाई 40 ग्राम CaCO3 which is 20% pure. Calculate the volume of CO2 formed at STP. 40 ग्राम CaCO3 जो कि 20% शुद्ध है के द्वारा STP पर कितने लीटर CO2 प्राप्त होगी। अभी आ जाएगा समझ में, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। भाई मैंने कहा CaCO3 से ये रिएक्शन है CaO प्लस CO2, बेटा इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, इसका भी। मैंने कहा जिन दो की बात कर रहा है ना उन दोनों के बेटा जैसा आपको बताया था मोल CaCO3 इज इक्वल टू मोल CO2 कर लो। आप पहले मेरे को बताओ, इसमें 1 1 आएगा तो 1 लिखो नहीं, आप पहले बताओ, पहली स्टेप आ गई आपको समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब ग्राम को किस में बदल लेंगे बेटा? यहाँ कौन सा फॉर्मूला ले रहा हूं मैं? ग्राम अपॉन, ठीक है, Molecular weight. मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 गैस की बात कर रहा है ना CO2। पहले बताओ फॉर्मूले का सिलेक्शन आ गया समझ में? Yes, sir. Yes. अच्छा, आप ध्यान देना बेटा, ग्राम तो देखो, अब परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या होता है? देखो मैं CaCO3 का एक सैंपल लेके आया जो टोटल 40 ग्राम का था, पर उसमें पता है क्या हुआ, उसमें कुछ रेत मिली हुई थी, कोई डस्ट थी, कुछ और चीजें थी। उसमें जो काम का वास्तव में CaCO3 था वो 40 का 20% था। तो मैं क्या बोलूंगा, जो वास्तव में जो प्योर CaCO3 है वो 40 का कितना है बेटा? 20%, 20/100। तो मैं यही साथ में यूज में ले लूंगा बेटा। ये ग्राम मात्रा मैंने ये लिखी, यही मैंने कि आप इसको कहीं और नहीं यही यूज में ले लो। बोलो बेटा, आपको आ रही है मेरी बात समझ में? 40 Yes, into 100 क्यों किया मैंने, ये बात समझ गए आप? ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट जोड़ो CaCO3 का, जोड़ो बेटा, ये आता है CaCO3 का कई बार 100. 100, नहीं तो याद भी रख सकते हो आप, ठीक है। कितना आता है बेटा Yes. इसका? 100 आता है ना? 100. Yes, sir. तो मॉलिक्यूलर वेट 100 आ गया, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन कितना आ गया? 22.4 आ गया। बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो भी परसेंटेज प्योरिटी का न्यूमेरिकल होगा ना बेटा साथ साथ यूज में ले लो। दो कई तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ सबसे आसान। अभी एक और क्वेश्चन देखो, ठीक है, जिसमें परसेंटेज प्योरिटी पूछी गई होगी, ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन में, ठीक है, आप ध्यान देना बेटा। ये दे रखा है CaCO3 CaO प्लस CO2 और 50 ग्राम CaCO3 प्रोवाइड 5.6 लीटर CO2 एट NTP। अच्छा, STP और NTP एक ही बात है। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ CaCO3 50 ग्राम 50 ग्राम CaCO3 से STP पर
5.6 लीटर CO2 प्राप्त। तो CaCO3 की प्रतिशत शुद्धता बराबर क्या? बेटा आप सॉल्यूशन पे ध्यान देना बेटा, आप सॉल्यूशन पे। भाई किन दो की बात कर रहा है पहले ये देखो, उन दो के मोल बराबर कर दो। CaCO3 और दूसरा किसकी बात कर रहा है? CO2 की। ठीक है, यहाँ इसके 50 ग्राम है तो मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ वॉल्यूम की बात कर रहा है STP पे, वॉल्यूम इन लीटर 22.4। बेटा फॉर्मूले का सिलेक्शन आ गया आपको समझ में? यस सर। अब मैंने क्या बोला है वो सुनना। मैंने क्या बोला है, परसेंटेज प्योरिटी पूछी है ना इसने, तो इस परसेंटेज प्योरिटी को x मान लिया मैंने। ठीक है, तो आप ये बताओ अगर 50 ग्राम CaCO3 था तो पूरा थोड़ी काम में आ रहा था, उसका x%, x/100 यहाँ यूज में ले लो। बेटा ये ग्राम की जगह मैंने ये वैल्यू रखी, इस ग्राम की जगह कि जब अगर उसकी परसेंटेज प्योरिटी x मान ली थी, मैंने ये लिखा हुआ देखो x येलो कलर से क्वेश्चन में x मान ली थी, तो बेटा 50 × x/100 कर दिया मैंने। अरे आ रही है बात समझ में? यस मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, वो तो 100 आएगा ही। ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर कितना था 5.6 और ये कितना आ जाएगा 22.4। बेटा अब बस इसको सॉल्व करना रह गया। मेरा कंसेप्ट ये है, एक आपको कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है, कंसेप्ट लिखा हुआ है कि परसेंटेज प्योरिटी का न्यूमेरिकल होगा तो उसी जगह काम में ले लो आप। ठीक है, आ रही है Yes, sir. ठीक है, अच्छा अब ध्यान देना बेटा, ऐसा ही क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो ये दे रखा है C2H5OH प्लस O2, इससे बना रखा है CO2 प्लस H2। ठीक है, कार्बन 2, ये 2, हाइड्रोजन ये 3 आ गए, 7 है, एक यहाँ पर काम में आ गया, 3। ठीक है, वो कह रहा है कि 100 ग्राम C2H5OH will provide how many grams of CO2 if percentage yield is 70%। 100 ग्राम C2H5OH से कितने ग्राम CO2 मिलेंगे यदि अभिक्रिया की प्रतिशत लब्धि, अच्छा उपलब्धि और लब्धि एक ही बात है, लब्धि 70% है। ठीक है बेटा, देखो पहले परसेंटेज यील्ड का मैं मीनिंग बता देता हूँ। भाई कई बार क्या होता है ना, अपन ने मतलब मान लो पूरा अल्कोहल यूज में लिया, अपन ने कहा ये पूरा का पूरा बर्न होके, ये पूरा दहन होके भाई इतना CO2 मिलना चाहिए, पर अभिक्रिया में कोई कमी रह गई, कोई टेम्परेचर प्रॉपर ऑक्सीजन ने सारे ने अभिक्रिया नहीं करी, कुछ ऑक्सीजन की कमी रह गई या कहीं और टेम्परेचर प्रेशर की ऑप्टिमम कंडीशन नहीं आ पाई, तो अपन ये कह रहे हैं भैया जो अभिक्रिया थी इससे हमेशा हमने देख लिया भैया 70% ही उत्पाद मिल पाता है, तो लब्धि का मतलब ये होता है। अरे आ रही है मेरी बात समझ में? बोलो। जी यस सर, मतलब और समझ मैंने में आता है क्या ना। बताया आपको, लब्धि के केस में आप क्या करेंगे, लब्धि के केस में आप, ठीक है, आप ये करेंगे कि
इसको बस लास्ट में, पहले जैसे है वैसे सॉल्व करते रहो, बस लास्ट में परसेंटेज यील्ड को लास्ट में यूज में ले लेना, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको बेटा, जैसे इसका सॉल्यूशन बताता हूँ बेटा। ये क्वेश्चन था आपके पास, जिन दो की बात कर रहा है उन दो के मोल C2H5OH और दूसरा क्या है, CO2 है ना, हाँ, मोल CO2 बेटा। ये दो आ गया, बोलो, अरे बोलो, आ गई बात समझ में। यस सर यस सर यस सर। अब देखो मोल तो ये कितने हो गए अपने पास, यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, ग्राम बटे में अणु भार, और यहाँ भी क्या, कितने ग्राम ही तो पूछा है इसने, दोनों तरफ ग्राम ही तो पूछे हैं, तो यहाँ भी ग्राम बटे में अणु भार, और ये दो नीचे एज इट इज, ठीक है। ग्राम मात्रा 100 दे रखी थी, अणु भार कितना आ गया बेटा, इसको जोड़ो, C2H5OH को याद भी करवाया था मैंने, 46 होता है, ठीक है। इसकी थोड़ी क्वेश्चन की इजीनेस के लिए बेटा, मैं इजीनेस के लिए इसको है ना 92 कर देता हूँ, ताकि क्या है अपन लास्ट तक चले जाए क्वेश्चन। 92 तो ये 92, ये x पूछा है, ये 44 आ गया, ये into 2 आ गया बेटा। अब ध्यान देना, इसको सॉल्व करने पे ये तो 2 आ गया, ये 2 आ गया ना, तो 44 into 2 into 2 176 ग्राम आ गया। आपको आ रही है मेरी बात समझ? Yes, sir. तो अब 176 ग्राम किसके आ गए, CO2 के ग्राम आ गए, पर ये रिजल्ट नहीं है। लास्ट में करो क्या कि एक्चुअल ग्राम ऑफ CO2 के एक्चुअल ग्राम क्या होंगे वो सुनना मेरी बात ध्यान से। आपको कुछ भी नहीं करना, जितना बना है ना और जितना परसेंटेज यील्ड है इनटू परसेंटेज यील्ड, इसका गुणा कर दो, तो 176 परसेंटेज को 70% है ना, तो 70/100 बेटा ये हो जाएगा। और आप बात ये कुछ याद करने की कोशिश मत करो, आप सुनो मेरी बात। अच्छा आप खुद सोचो मेरी बात, सोचना समझना। जो अपने पास 176 ग्राम जब मिल रहा था, ये तो था जब पूरा पूरा अल्कोहल का 92 ग्राम अभिक्रिया में भाग ले लेता, पर वो कह रहा है कि जितना मिल रहा है उसका वास्तव में इस अभिक्रिया की प्रवृत्ति यह है कि उसका 70% ही मिलेगा ना आपको, बोलो बेटा। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन और ले लेंगे अपन। और टाइम कितना होगा, ठीक है अभी बेटा, चलो मैं इसको है ना सम अप करता हूँ अपनी बात को, आप सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। और बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखें बेटा, आप सभी सुना, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सभी को, और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ सार्थक से। हाँ, मैंने क्या बताया, आज अपन क्वेश्चन करेंगे जो केमिकल रिएक्शन पे होंगे बेटा। कैसा भी क्वेश्चन हो, बैलेंस नहीं दे रखा है तो बैलेंस करो, ठीक है। और आपके पेपर में अगर टिपिकल वो होता है तो बैलेंस करके दे देता है, बैलेंस करके नहीं देगा तो भी अपने पास जवाब है लास्ट में, तुल्यांक अभिधारणा, कि भैया ग्राम तुल्यांक बराबर कर दो उसमें, भाई N2 से पहले कितना गुणांक है, H2 से पहले कितना है, कोई मतलब नहीं है। आपको तो ये लेने होते हैं, जिन दो की बात करता है उन दो के ग्राम तुल्यांक बराबर कर दो। लेकिन अगर मूल से सॉल्व करना है, वॉल्यूम से सॉल्व करना है, ग्राम से सॉल्व करना है, तब भैया इन सारे कंसेप्ट में तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टोइशियो मतलब कुल मिला के बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया को संतुलित करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आपको करना कैसे क्वेश्चन, जिन दो की बात कर रहा है ए और बी, उन दोनों के मोल बराबर कर दो, रस समीकरण मितीय गुणांक स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। बी और सी की बात कर रहा है, बी और सी के मोल बराबर कर दो, इसका कोएफिशिएंट 3, इसका 5, बस यही कंसेप्ट है। ये सब बातें उसी से हैं, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये नहीं आता था तो ये याद कर लेना, m इंटू वी एम एल अपॉन 1000, ये भी अपन ने कई बार पढ़ लिया है।
वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। क्वेश्चन जिन दो की बात कर रहा है, ए और सी की, तो ए का कोएफिशिएंट 2, सी का 7, बाकी सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही थे, इसमें कहीं कोई खास बात नहीं, सारे क्वेश्चन ऐसे ही थे। ठीक है, अब परसेंटेज प्योरिटी का न्यूमेरिकल है ना, इतने प्रतिशत शुद्ध है, तो बेटा शुरू में ही यूज में ले लो। आप कहोगे सर बाद में भी तो आ जाता है, बाद में भी आ जाता है, पर बेटा जब उसकी बात करते हैं ना अपन, अभी लिमिटिंग रीजन पढ़ेंगे, सीमांत अभिकारक नाम सुना होगा ना आपने, तो वहां पर इसीलिए जो मैं यस सर सुना। तो आप क्या है, परसेंटेज प्योरिटी में तो न्यूमेरिकल में हाथों हाथ यूज में ले लें, और परसेंटेज यील्ड में लास्ट में यूज में ले लें, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब बिल्कुल अपन आते हैं अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक। बेटा कोई भी है ना, बिल्कुल ध्यान से सुनना समझना इसको, सीमांत अभिकारक। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं, ये है हेडिंग है बकायदा पूरी, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, सीमांत अभिकारक, सीमांत अभिकारक, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या होता है सीमांत अभिकारक, वो देखते हैं। द रिएक्टेंट, रिएजेंट भी बोल सकते हो, which is completely finished during reaction and further reaction is stopped due to this reactant is LR। ठीक है, अभी मैं हिंदी में लिखता हूँ बेटा, आपको आ जाएगी बात समझ। वह क्रियाकारक, वह क्रियाकारक जो कि अभिक्रिया के दौरान पूर्णतया समाप्त हो जाता है, पूर्णतया समाप्त हो जाता है, तथा जिसके कारण आगे अभिक्रिया संपन्न नहीं हो पाती, वह LR कहलाता है। ठीक, तो सीमांत अभिकारक क्या होता है वो अपन देखते हैं बेटा, डेफिनेशन से भी आ जाएगी आपको बात समझ में, और कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स करने हैं, सारी बात करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले मीनिंग समझना। मान लो एक रिएक्शन है H2 प्लस Cl2, इससे बन रहा है आपके पास 2HCl। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ, अगर इसके 10 मोल रिएक्शन में लें, इसके 10 मोल में, शुरू में ये 0 थे, अब आप ये बताओ इसके 10 मोल, इसके 10 मोल से रिएक्शन करेंगे तो दोनों कितने हो गए, 0 0 पूरे खत्म हो गए। यस सर। एक से इसका एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। अच्छा, अब आप एक चीज बताओ, इससे कितने 2 मोल बनते हैं ना, तो इसके कितने बन जाएंगे, 20 मोल बन जाएंगे। ठीक है, अरे इसके एक से कितने बनते हैं, 2, तो 10 से कितने बनेंगे, 20 मोल बनेंगे, दुगने ही तो बनेंगे। जी सर। ठीक है, यस सर। अच्छा, अब आप एक चीज ध्यान देना, अगर मैंने ये कहा H2 प्लस Cl2, इससे 2HCl बना रहा हूं, मैंने इसके 10 मोल ले लिए, इसके 4 मोल लिए,
ये 0। अब मेरे से पूछा गया कि भैया HCl के कितने मोल बनेंगे, इसके मोल पूछे गए। मैंने ये कहा कि भाई इसके 1 से कितने बनते हैं बेटा, 2, तो 10 से 20 बन जाएंगे, पर गलत हो जाएगा। अब आप ध्यान दो बेटा, भाई इसके जो रिएक्शन में भाई 10 मोल इसके 10 मोल इसके 10 मोल से रिएक्शन करते हैं। पहले मेरे को बताओ, ये बात आ रही है समझ में? यस सर। अवेलेबल कितने हैं मेरे पास? 4 ही तो मोल अवेलेबल है। तो 4 ही से अब बस क्या होगा, रिएक्शन करेगा। जब 4 मोल इसके 4 मोल से रिएक्शन करेगा तो इसके कितने बन जाएंगे? 8 मोल बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि बेटा ये तो अब पूरा पूरा आफ्टर रिएक्शन ये पूरा खत्म हो गया और ये 6 मोल बच गए। बोलो। यस सर। ठीक है, और ये 8 मोल बन गए। अब ये एक्स्ट्रा जो पड़ा हुआ है ये किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि इसको जिससे रिएक्शन करनी थी वो अवेलेबल ही नहीं है। तो जो पूरा फिनिश हो जाता है बेटा उसी को क्या बोलते हैं? सीमांत अभिकारक बोलते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर। और बताइए ना, हाँ बेटा, वन वापस टाइम और बताइए ना सर। हाँ बता रहा हूँ तुम। सभी स्टूडेंट देखना बेटा, H2 का एक मॉलिक्यूल Cl2 के एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके बेटा HCl का एक प्लस कितने HCl बनाएगा? 2। पहले ये बताओ, ये बात आ रही है समझ में? H2 और Cl2 मिलकर 2 HCl बनाएंगे। अब मेरे पास ये पात्र ये था, ये पात्र, इसने क्या किया? H2 ले लिया, एक अणु एक मॉलिक्यूल H2 का डाला, उसके दिमाग में जच गई कि Cl2 इसने डाल दी, Cl2 4 डाल दी। अच्छा, अब आप ये बताओ, ये H2 इस Cl2 से रिएक्शन करेगा, ठीक है? ये दोनों रिएक्शन करेंगे और क्या बना लेंगे बेटा? HCl प्लस HCl के 2 अणु बन गए। इसका मतलब जब ये इन दोनों ने रिएक्शन कर ली तो ये दोनों तो खत्म हो गए। बोलो बेटा। यस सर। अच्छा, अब आप ये बताओ, अब ये Cl2 अगर बचा हुआ भी है, रिएक्टेंट था, ये बचा हुआ भी है, तो ये क्या, ये Cl2 बिना हाइड्रोजन के, बिना दूसरे क्रियाकारक के क्या HCl में बदल सकता है क्या? नो सर। तो मैं आपको बताता हूँ और सीक्वेंस में बेटा, क्योंकि ये बात क्या है 11th क्लास में भी हमें समझाने में थोड़ी सी, भाई H2 का एक अणु Cl2 के इससे 2 HCl बना रहा है। फिर मैंने कहा कि H2 का एक और Cl2 से 2 HCl बना रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा ऐसे H2 ले लिए, ठीक है? H2 के कितने अणु ले लिए मैंने? 1 2 3 4 5 ले लिए। Cl2 के मैंने और नहीं लिए, मैंने 3 ही लिए। तो अब बताओ, 3 और 3 तो रिएक्शन करके ये बना लेंगे। अब H2 के 2 फालतू पड़े हैं और ये वाला क्या हो गया? खत्म हो गया। तो बेटा जो खत्म हो जाएगा ना ड्यूरिंग रिएक्शन, जो पूरा फिनिश हो गया, ये बच गए, वो जो फिनिश हो जाएगा वो क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्शन। आ रही है मेरी बात समझ? यस सर। तो बेटा ऐसा होता है जब 2 रिएक्टेंट गिवन होते हैं ना, तो ऐसा कई बार हो जाता है कि एक की कमी के कारण रिएक्शन रुक जाती है, फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाती है, तो जिसके कारण ऐसा होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? लिमिटिंग रिएक्शन। ठीक है, तो बेटा आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन में क्या क्या जरूरी है लिमिटिंग रिएक्शन के लिए। कंडीशन, कम से कम 2 रिएक्टेंट की क्वांटिटी गिवन हो, ठीक है?
जब दो रिएक्टेंट की क्वांटिटी गिवन होगी और दो रिएक्टेंट की क्वांटिटी गिवन होगी तो उसमें एलआर का कंसेप्ट जरूर लगेगा, एलआर का कंसेप्ट जरूर लगेगा। फिर आप क्या करोगे, एलआर की पहचान। अब ध्यान देना, कैसे आइडेंटिफाई करोगे एलआर को, आइडेंटिफिकेशन। तो बेटा आप क्या करोगे, जिसके लिए, जिस रिएक्टेंट के लिए मोल अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बेटा ये शॉर्ट ट्रिक है, की वैल्यू कम होगी, वही एलआर होगा। ठीक है, प्रोडक्ट कितना बनेगा, यह एलआर डिसाइड करेगा। ये है रूल। ठीक है, देखते हैं बेटा, क्वेश्चन से आएगी आपको बात समझ में। मैंने 3 स्टेप्स लिखी हैं, तीनों बातें आपको आ जाएंगी अभी समझ में। ये 3 काम करने होंगे आपको। क्वेश्चन में ये पहचानना भाई, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे ना बकायदा, आप ये देखो, अभी मैं ये देखता हूँ, देखो ये क्वेश्चन लिमिटिंग रीजन का नहीं था। क्यों? क्योंकि इसमें क्या था, सिर्फ 2 की बात, एक दे रखा था और दूसरा पूछा गया था। अरे सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से बेटा, आप सुने मेरी बात ध्यान से। आपके लिए तो ये पहचान में आना भी जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन लिमिटिंग रीजन का होगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. अगर एक रिएक्टेंट की क्वेश्चन में क्वांटिटी दे रखी है तो वो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कम से कम 2 रिएक्टेंट की क्वांटिटी दे रखी है तो वो 100% लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन होगा। और अब अपन कर रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, देखो पहला न्यूमेरिकल 2a plus 5b 7c. How many moles of C are formed by 3 mole A and 8 moles of B? A के 3 मोल व B के 8 मोल से कितने मोल C बनेंगे? बेटा सॉल्यूशन पे जाते हैं अपन। 2a plus 5b 7c। ठीक है, ए के कितने मोल दे रखे हैं बेटा? 3 मोल। पी के कितने दे रखे हैं? 8 मोल। और इसके पूछे हैं कितने बनेंगे, बोलो बेटा। Yes, sir. देखो अब सबसे पहला काम ये पहचान में आना, आप ये बताओ इन 2 की क्वांटिटी दे रखी है ना, 2 रिएक्टेंट की। सबसे पहली बात भैया, ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है, ये पहचान गए आप? Yes, Yes, sir. sir. क्योंकि जहां भी 2 रिएक्टेंट की क्वांटिटी दे रखी होगी वो क्वेश्चन 100% लिमिटिंग रीजन का निकलेगा। ठीक है, अब दूसरी स्टेप क्या करोगे, एलआर की पहचान। एलआर क्या होगा, जो मोल अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू जिसके लिए कम होगी। तो मैं एलआर को पहचान रहा हूं, पहचान। इस स्टेप में एलआर को पहचान, तो इसके मोल 3/2 1.5 आ गए। B वाला.
और इसका कितना आ गया 8/5, इसके कितने आ गए बेटा 1.6 1.30 आ गया ना 1.6। ठीक है, तो मैं इसके एक काम करता हूँ बेटा, एक काम करता हूँ, क्योंकि ये तो कई स्टूडेंट इससे यूं कहते हैं सर जो कम होता है ना वही एलआर होता है। नहीं नहीं, ठीक है, इसलिए इसको मैं एक काम करता हूँ, इसकी डेटा चेंज कर रहा हूँ बेटा। देखो ये 8 की जगह 7 ले लेता हूँ। अब बेटा ये कितना हो गया 1.4 हो गया। 1.4 अब आप ये बताओ कम कौन सा आ रहा है इसमें, बी वाला। बी वाला कम आ रहा है। इससे ये पहचान में आ गया सबसे पहले तो कि लिमिटिंग रीजन कौन है, लिमिटिंग रीजन इक्वल टू बी होगा। अरे आ रही है बात समझ में? यस सर। इसका मतलब सी कितना बनेगा, देखो सी कितना बनेगा, सी कितना बनेगा, ये है बी डिसाइड करेगा बेटा। इसका मतलब आप समझना, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है ना वही डिसाइड करता है। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? अब इसका यस मीनिंग क्या सर है, आप पता है क्या लोगे? अब इससे पहले जो मेथड बताया था, मोल बी इज इक्वल टू क्या कर दोगे, मोल सी। ए के साथ नहीं करोगे ये काम, मोल बी और मोल सी इक्वल कर दोगे। बी का कोफिशिएंट कितना है 5, सी का कितना है 7। बोलो बेटा, आ रही है यस मेरी सर। बात? बी के कितने मोल रिएक्शन में जी सर पार्टिसिपेट कर रहे थे 7, तो 7/5 और ये x/7, तो x इज इक्वल टू 49/5, ये रिजल्ट आ जाएगा। आप कहोगे सर मैं मतलब कुछ क्या है ये लिमिटिंग रीजन? देखो ऐसा हो सकता था कि कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मैं ए से ही कैलकुलेट कर लेता हूँ, ए और सी को यूज में ले लेता, तो वो पता है ये क्वेश्चन यूं कर रहा होता, मोल ए इक्वल टू मोल सी, ए का कोफिशिएंट ले रहा होता 2 और सी का 7। ए के कितने मोल है 3/2 कर रहा होता x/7, तो उसका रिजल्ट आता 21/2। आप सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? बोलो। यस सर। यस और ये सर रिजल्ट अलग है बेटा, ये रिजल्ट अलग है, ये रिजल्ट अलग है, तो ये गलत हो जाता अगर आप ऐसा कर देते तो। स्टेप्स एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा, स्टेप्स क्या करनी है, अरे समझ रहे हो मेरी बात? आपको स्टेप्स क्या करनी है, सुन पा रहे हो मेरी बात? यस पहले क्या है लिमिटिंग सर। रीजन पहचानना, मोल अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। एक और क्वेश्चन करते हैं पर ऐसे ऐसी बात हवा में नहीं करेंगे, ठीक है? आपको जरूरत है और क्वेश्चन की, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन बेटा, अब 2a प्लस बी इससे बनाया सी, या चलो एक थोड़ी सी वैसी रिएक्शन लिख देता हूँ, 2SO2 फिजिबल रिएक्शन, 2SO2 प्लस O2 से 2SO3, 2SO3 इसके इसने लिए, इसके मोल लिए इसने 5 मोल, इसके लिए इसने इसके लिए 8 मोल, इसके लिए 5 मोल, ठीक है? SO3 के कितने मोल बनेंगे इसके मोल पूछा, ये क्वेश्चन। अभी और क्वेश्चन भी करेंगे बेटा आप निश्चिंत हो। अब आप मेरे को ये बताओ, पहले बिल्कुल स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे बेटा, और कोई भी स्टूडेंट बेटा इधर उधर नहीं बेटा, बिल्कुल फोकस्ड रहो। पेपर में आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं ऐसे क्वेश्चन के, और बिल्कुल फ्री के मार्क्स है, ठीक है? इसको प्रॉपर लिख देता हूँ, ये 8 मोल्स है, ये 8 मोल्स। अब मेरे को एक बात बताओ, पहले ये पहचानना क्या ये एलआर का क्वेश्चन है क्या? यस सर यस सर
पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में क्या है, LR पहचानना है। उसके नीचे नहीं लिख रहा हूं, आप कंफ्यूज हो रहे हो। LR पहचानना, क्या करूं बेटा आप मेरे को बताओ, क्या करूं मैं? 8 divided 2. 8 भाई सर 8 by 2 और 5 SO2 by 5 1। by 1. डिवाइडेड बाई कितना कर दूं, 2, 4 आ गया। और Yes, sir. O2 में क्या लिख दूं बेटा, मोल अपॉन स्टोइशियो। 5 by 1। फॉर्मूला क्या लगा है इसके लिए, मैंने क्या लिखा है, मोल अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये कितना आ गया मेरे पास, 5। अब बताओ वैल्यू कौन सी कम आ रही है, SO2 की। SO2 की। तो 30, मतलब मैंने कहा LR इज इक्वल टू क्या आ गया, SO2। पहले ये बताओ ये सभी को आ गया क्या समझ में? यस सर। Yes, यस सर। इसका मतलब जो भी डिसाइडिंग होगा वो कौन होगा, क्वेश्चन का आंसर किससे निकालोगे, SO2 से. SO2 से। अब क्या करोगे बेटा, मोल SO2 इज इक्वल टू मोल क्या कर दोगे, SO3। SO3. ये 2 से डिवाइड करोगे, ये भी 2 से, 2 और 2 तो कैंसिल आउट होगा। समझ रहे हो मेरी बात? यस। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इसके 8 मोल से इसके मोल कितने दे रखे हैं, 8, इसके x, तो इसका रिजल्ट भी कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8 मोल आ जाएगा। 8। बोलो बेटा। यस सर। yes, sir. इसमें अगर ये पूछे कि ये क्वेश्चन का बी पार्ट ये पूछ ले कि, क्योंकि एक लिमिटिंग रिएजेंट है, तो O2 के कितने मोल बचेंगे, O2 के कितने मोल बचेंगे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 आर लेफ्ट। भाई इसका तरीका क्या है, O2 के जितने मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेंगे, भाई मान लो 5 में से 3 मोल ने पार्टिसिपेट कर लिया, तो बचे कितने, 2 मोल। Yes, Yes. sir. यस पहले मैं सर। ये लिख लेता हूँ कि रिएक्शन में कितने ने पार्टिसिपेट किया, रिएक्शन में भाग लेने वाले मोल। बेटा मैंने इन दो के मोल बराबर कर दिए, जिन दो की बात है भाई, सारी चीज LR से डिसाइड हो गया, SO2 से। बेटा अब ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहा हूँ ताकि बेहतर समझ में आए। मैं रिएक्शन वापस लिख रहा हूँ, 2SO2 प्लस O2, इससे बन रहा था 2SO3। ये मेरे पास 8 मोल था, ये मेरे पास 5 मोल था, ये 0 था शुरू में। मैंने कहा कि ये LR है, ये पता कर लिया। अब मैं पता है क्या पता कर रहा हूँ, O2 के कितने पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि LR तो खत्म हो जाएगा ना बेटा, LR तो खत्म हो जाएगा। तो मैंने लिखा मोल ऑफ SO2 इज इक्वल टू मोल ऑफ O2, ये 1 आ गया और ये 2 आ गया। इसके दे रखे हैं मेरे को 8 मोल, 2 आ गया, ये x बाई 1, x इज इक्वल टू, अच्छा अब आप खुद सोचो, 4 मोल ने भाग लिया लेफ्ट, जो बचे मोल है, अगर 4 ने भाग ले लिया, 5 में से 4 ने भाग ले लिया, 1 मोल बच गया। बोलो बेटा, आ रही है बात समझ में? Yes, sir. यस सर। देखो मेन बात क्या है, एक रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा ये पहचानना सबसे पहले जरूरी है, ठीक है। और वो रिएक्टेंट कौन सा होगा जिसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसका मोल अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अरे आ रही है बात समझ में? यस सर। और यही क्वेश्चन बेटा देखना आप, ठीक है। 3rd नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल भी है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है, आप रिवीजन में लेंगे। आपको दे रखा है Mg प्लस O2, इससे बना रखा है MgO 2, ठीक है। इसने दे रखा है ये आपको 4.8 ग्राम, ठीक है। और ये दे रखा है इसने आपको 7.2 ग्राम, ठीक है। आपसे पूछा है कितने ग्राम MgO बनेगा,
बेटा ढंग से समझ लेना सभी, ठीक है। देखो सबसे पहले दो रिएक्टेंट की क्वांटिटी दे रखी है, आप मेरे को पहली बात बताओ, क्या क्वेश्चन एलआर का है क्या? Yes, sir. एलआर का क्वेश्चन है, ये आपने बोल दिया। फिर दूसरी बात पे आएगा, एलआर की पहचान। एलआर की पहचान कैसे निकालते हैं? मोल अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू का कम होना। बोलो। Yes, sir. इसका मतलब जो ग्राम थे पहले उसको मोल में बदलने पड़ेंगे। तो पहले मैंने मैग्नीशियम के मोल निकाल रहा हूँ। मोल कितने आएंगे बेटा? या मैं सीधे एक ही स्टेप में कर देता हूँ, मैं सीधे, आपको आ जाएगी बात समझ में, उल्टा ज्यादा कंफ्यूज होगी, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैग्नीशियम की। बेटा मोल लिखा मैंने 4.8 अपॉन 24, ये तो मोल आ गया, ये पूरे मोल अपॉन इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। तो बेटा ये पॉइंट कैंसिल आउट हुआ, नीचे 0 आ गया, 2/20 आ गया, 1/10 आ गया। पहले बताओ इसको सॉल्व करने पे 1/10 आएगा, ये बात समझ गए आप? Yes, sir. ठीक है, नीचे 48 आ गया, ऊपर 4.8 आ गया। अच्छा अब O2 में देखो, O2 में कितने 7.2 था, अपॉन ये कितना आ जाएगा, मोल तो अपॉन 32, और इसका कोएफिशिएंट 1 ही है, 1 आया। तो बेटा ये मेरे पास आ गया, ये तो 0.1 आ गया, और ये कितना आ गया 0, 4 बार गया ना बेटा, ये तो 0.4 आ गया। बेटा वैल्यू किसकी कम आई? मैग्नीशियम की। mg की। तो बेटा एल आर इज इक्वल टू क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये बात समझ गया? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अब अपने को करना क्या है बेटा, इसके बाद सारी बात कौन डिसाइड करेगा? मैग्नीशियम से डिसाइड होगा। इसका मतलब आप क्या करोगे बेटा, अब जो करोगे आप काम, ठीक है, आप ये काम करोगे कि मोल ऑफ मैग्नीशियम इक्वल टू मोल ऑफ Mg। इसमें भी 2 का डिवाइड, इसमें भी 2 का डिवाइड, 2 से 2 कट गया। मैग्नीशियम की मोल आई कितने चुके, 0.1 आ चुके। इस मोल की जगह मैंने ग्राम, क्योंकि फॉर्मूले में ग्राम पूछा है, तो ग्राम बटे में अणुभार, तो 0.1 ग्राम मात्रा x, MgO का अणुभार 24, और ऑक्सीजन का कितना आ गया 16, ठीक है। ये कितना आ गया 40, तो ये आ जाएगा 4 ग्राम। तो मैंने बहुत समझाया आपको, ठीक है। अब आप क्या है, इसको आराम से देखो, ठीक है, करना बेटा। देखो कंसेप्ट वही है, स्टेप्स वही हैं, क्वेश्चन को सिर्फ कठिन बनाने के लिए, टिपिकल बनाने के लिए ग्राम में दे दिया। अरे सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? Yes, sir. बेटा हो सकता है अभी बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हो सर ये नहीं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, आप बोलोगे तो मैं वापस भी बता दूंगा आपको, पर है ना ऐसा नहीं है। मैं आपको अभी थोड़ा सा है ना, लेफ्ट नहीं हो बेटा, लेक्चर तो खत्म हो गया है, पर आप थोड़ा सा समझ, और इस पार्ट का जरूर ध्यान से देखो आप, यहाँ से जहाँ से अपन ने ये शुरू किया है, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, ये, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे देखो, आपको साफ दिख रहा हो। लिमिटिंग रिएजेंट होता है जो कंप्लीटली फिनिश हो जाता है ड्यूरिंग रिएक्शन, मतलब जिसके 0 मोल बचेंगे, जो पूर्णतया समाप्त हो जाता है, जिसके कारण आगे रिएक्शन नहीं होगी। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, और समझ में आ जाएगा, आप देखना एक बार। अब मेन है आपके काम की बात, कम से कम 2 रिएक्टेंट होंगे ना, 3 होंगे तो भी वो किसका क्वेश्चन होगा, वो लिमिटिंग रिएजेंट का होगा। अगर पहचानना कैसे है, जिसके लिए मोल मात्रा में रस समीकरण मितीय गुणांक का भाग लगाने पे जिसकी वैल्यू कम आ रही होगी, वही आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इसका मतलब वो ड्यूरिंग रिएक्शन क्या हो जाएगा, फिनिश। तो बेटा मैंने इस वाले में देखो
जो भी मात्रा दे रखी थी 3, इसके 3 और 7, तो 3 को डिवाइड किया 2 से, 7 को डिवाइड किया 5 से, जो कम था वो लिमिटिंग हो गया, बी लिमिटिंग आया तो बी से डिसाइड होगा कि सी कितना बनेगा। अब बाकी पुराना वाला कंसेप्ट लगा दिया। अगले में देखो बेटा, अगले क्वेश्चन में 8 को डिवाइड किया 2 से, 5 को 1 से, 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 आया, ये कम आया, डिसाइडिंग फैक्टर कौन हो गया? SO2। तो SO2 से पता चल गया कि SO3 कितना, पर हो सकता है वो ये भी पूछ ले, क्योंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट आ गया वो तो 0 हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो O2 है वो बचा रह जाएगा बेटा। वो कितना बच रहा है वही अपन ने निकाला। इसके 8 से कितना रिएक्शन में भाग लेगा? 4 मोल, तो बचेगा कितना? 1 मोल, ये निकाल लिया। ठीक है, यही क्वेश्चन ग्राम में दे सकता है। स्टेप वही है, आप ध्यान देना। आपको कठिन लगा होगा, लेकिन क्योंकि डेटा भी थोड़े कठिन ले लिए मैंने, पर आता है एग्जाम में भी। 4.8 को मोल में बदला तो ये आ गया मेरे पास। रस समीकरण मितीय गुणांक से भाग लगाया तो कुल मिला के 0.1 आ गया। 7.2 अपॉन 32 इसका मॉलिक्यूलर वेट, और दूसरा इसका रस समीकरण मितीय गुणांक 1 आ गया। ये 1 लिखा नहीं मैंने, 1 आ गया, ये। तो ये 0.4, दोनों में वैल्यू कम, ये 0.1, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ये डिसाइड करेगा। बाकी सब फिर वही काम किया है जो पहले किया था मैंने। ओके बेटा, बोलो। Yes, sir. ठीक है। Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Good night, sir. तो आज इतना ही पढ़ेंगे बेटा अपन, ठीक है? Yes. Good night, sir. चलो, हाँ, गुड नाइट बेटा।